नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संसद की संयुक्त समिति की रिपोर्ट आज राज्यसभा और लोकसभा में पेश की गई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने लोकसभा में नया आयकर विधेयक 2025 पेश किया। विधेयक का उद्देश्य आयकर कानून को सरल बनाना है। राज्य सरकार ने ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत 37 जिलों में 11,251 पदों के रखरखाव और प्रबंधन को स्वीकृति दी। और आज विश्व रेडियो दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर लोगों को दी शुभकामनाएं। अब समाचार विस्तार से। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संसद की संयुक्त समिति की रिपोर्ट आज राज्यसभा और लोकसभा में पेश की गई। आज जब राज्यसभा की बैठक शुरू हुई तो भाजपा सांसद डॉक्टर मेधा विश्राम कुलकर्णी ने रिपोर्ट की एक प्रति सदन में रखी। रिपोर्ट रखे जाने के बाद कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी। सभापति जगदीप धनखड़ ने उनसे सदन की कार्यवाही चलने देने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहा। बाद में सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इधर लोकसभा में जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने रिपोर्ट सदन पटल पर रखी। रिपोर्ट पेश करते ही विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। विपक्षी सदस्यों ने अपनी आपत्तियों को शामिल नहीं करने का आरोप लगाते हुए इसे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का उल्लंघन बताया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज लोकसभा में नया आयकर विधेयक 2025 पेश किया। विधेयक को जांच के लिए संसद की प्रवर समिति के पास भेज दिया गया है। इस विधेयक का उद्देश्य आयकर से संबंधित कानून को सरल और समेकित बनाना है। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रस्तावित कानून में मौजूदा आयकर अधिनियम की तुलना में धाराओं और अध्याय की संख्या कम की गई है ताकि आम नागरिक आसानी से समझ सकें। श्रीमती सीतारामन ने विधेयक के बारे में कुछ विपक्षी सांसदों द्वारा उठाई गई आपत्तियों को खारिज किया। केंद्र सरकार विभिन्न राष्ट्रीय पेंशन योजनाओं को एक साथ लाने की योजना बना रही है। राज्यसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए कई पेंशन योजनाएं उपलब्ध हैं। इनमें अटल पेंशन योजना, पीएम श्रमिक मंथन और पीएम श्रमयोगी मंथन शामिल हैं। ईपीएफओ में जो एनरोलमेंट होते हैं उसके भी लाभार्थी, उसको तो ऑलरेडी पेंशन मिल रहा है। ऐसे लोगों की संख्या 78,000 से 80 लाख के आगे पीछे है। वैसे ही अटल पेंशन योजना है। आज तक 5.55 करोड़ लोग अटल पेंशन योजना के साथ जुड़े हुए हैं और 3,000 से 5,000 तक की पेंशन सिक्योरिटी देते हैं। राज्य सरकार ने ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत 37 जिलों में 11,251 पदों के पुनर्निर्माण, सुदृढ़ीकरण और प्रबंधन को स्वीकृति दी है। इन पदों की कुल लंबाई 19,867 किलोमीटर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि 17,266 करोड़ रुपए की राशि से 7 सालों तक इन पथों का रखरखाव होगा। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो सड़कें हैं उनका उन्नयन और उनका रिपेयर और उनका मेंटेनेंस इससे संबंधित था। ये 37 जिलों के थे, जिसमें 11,251 पथों से संबंधित। इन पथों की लंबाई सभी पूरे 37 संलेख को मैं जोड़ के बता रहा हूँ 19,667 किलोमीटर था ये, और कुल लागत थी 17,266 करोड़ और इसमें 7 साल का दीर्घकालीन प्रबंधन अनुरक्षण था। वहीं एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने मुख्यमंत्री बालक बालिका पोशाक योजना तथा बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री पोशाक योजना के तहत अप्रैल महीने से पोशाक की राशि हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज अपनी प्रगति यात्रा के क्रम में गया जिले में 1,437 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।
मुख्यमंत्री ने जिले में चल रहे विकास कार्यों की भी समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने जिले के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। नगर विकास और आवास विभाग के मंत्री नितिन नवीन ने आज जमुई में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन परियोजना के तहत प्रस्तावित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण कार्य की आधारशिला रखी। इस अवसर पर स्थानीय विधायक श्रेयसी सिंह भी मौजूद थीं। नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम के लिए नवंबर महीने की डेल्टा रैंकिंग में औरंगाबाद जिले को देश भर में पहला स्थान मिला है। जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री ने बताया कि इसके तहत जिले को 10 करोड़ रुपए अतिरिक्त प्रदान किए जाएंगे। यह राशि विभिन्न विकास कार्यों में खर्च की जाएगी। आकांक्षी जिला होने के तहत औरंगाबाद जिला को 10 करोड़ रुपए की राशि की प्राप्त हुई है। इस राशि का उपयोग हम लोग कृषि के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में कर पाएंगे। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तीसरे एपिसोड में आज एडलवाइस म्यूचुअल फंड की एमडी और सीईओ राधिका गुप्ता ने छात्रों से बातचीत में कहा कि हमें टेक्नोलॉजी को अपने अधीन करना चाहिए, स्वामी नहीं बनाना चाहिए। प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में मुझे लगता है कि जैसे उन्होंने कहा, हमारे स्किल्स ना अगर टेक ओवर कर ले, वो हमारा मास्टर बन जाए। मैं टेक को अपना स्लेव बनाना चाहती हूँ, उसको अपना मास्टर नहीं बनाना चाहती। मुझे जो लिखने का शौक है, सेंटेंस फ्रेम करने का शौक है, शब्दों से खेलने का शौक है, मैं चाहती नहीं हूँ कि वो मेरे लिए 800 वर्ड का ऐसे लिख दे। वो मैं खुद लिखना चाहती हूँ और मैं बार बार खुद को कहती हूँ नहीं, तो इससे ये काम नहीं करवाएगी, चाहे टाइम लगे, बिकॉज योर शार्पनेस, क्रिएटिविटी वो चली जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पर जा सकते हैं। आज विश्व रेडियो दिवस है। लोगों में रेडियो के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और रेडियो के जरिए सूचना पाने को प्रोत्साहन देने के लिए हर साल 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व रेडियो दिवस का विषय है रेडियो और जलवायु परिवर्तन। एक रिपोर्ट। रेडियो केवल संचार का माध्यम नहीं है, बल्कि ये मंच है जहां मन के भावों का संचार होता है। विश्व रेडियो दिवस मनाने का उद्देश्य संचार के एक बेहतर माध्यम के रूप में रेडियो के योगदान की सराहना करना है। रेडियो बड़े समूह तक पहुंचने का एक तेज, सुलभ और किफायती तरीका है, जो सूचना साझा करने, जागरूकता बढ़ाने और समुदायों को जोड़ने का काम करता है। रेडियो ने एक वक्त को नहीं बल्कि दौर को जिया है। समय के साथ रेडियो ने विस्तार किया और 2024 के आंकड़ों के मुताबिक भारत में 388 निजी FM चैनल, 625 आकाशवाणी FM ट्रांसमीटर्स और 521 सामुदायिक रेडियो स्टेशंस हैं। रेडियो ने न सिर्फ सूचनाएं, शिक्षा और मनोरंजन दिया, बल्कि कई संघर्ष की स्थितियों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम मन की बात ने रेडियो को एक नई दिशा दी। प्रधानमंत्री की इस मासिक कार्यक्रम की शुरुआत 3 अक्टूबर 2014 को हुई। अब तक इस कार्यक्रम की 138 कड़ियां प्रसारित हो चुकी हैं। जब बात रेडियो और FM की होती है, तो हम जिस पीढ़ी के लोग हैं, हम सबका रिश्ता एक भावुक श्रोता का भी है। और मेरे लिए तो ये भी खुशी है कि मेरा रिश्ता एक होस्ट का भी बन गया है। मन की बात का ये अनुभव, देशवासियों से इस तरह का भावनात्मक जुड़ाव केवल रेडियो से ही संभव था। आधुनिकता और डिजिटल तकनीक के इस युग को रेडियो ने अपने भीतर समाहित कर लिया है। रेडियो अपने विकास की राह पर अग्रसर है। बात ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की हो, पॉडकास्ट की या इंटरनेट रेडियो की, इन सब ने पारंपरिक रेडियो स्टेशंस की पहुंच को पंख दिए हैं, जिसने श्रोताओं को इंटरनेट कनेक्शंस के साथ ही कहीं से भी रेडियो सुनने की सुविधा दी है। विश्व रेडियो दिवस पर हम जश्न मनाते हैं रेडियो पर प्रसारित आवाजों और दृष्टिकोणों की विविधताओं का। रेडियो हमारी बीती यादों का अनमोल पिटारा है और हमारी उज्जवल भविष्य की आने वाली सुनहरी संभावनाओं का भी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व रेडियो दिवस पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि समाचार और संस्कृति से लेकर संगीत और कहानी कहने तक रेडियो एक शक्तिशाली माध्यम है। प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत सहगल ने कहा कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ रेडियो आज भी जन जागरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। आज विश्व रेडियो दिवस की हमारे सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। संवाद के लिए और सूचनाओं के आदान प्रदान के माध्यम से राष्ट्र के सांस्कृतिक और आर्थिक विकास में रेडियो की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और रेडियो एक बहुत सशक्त माध्यम है पूरे जन जागरण तक पहुंचने का। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के ध्येय वाक्य को ध्यान में रखते हुए दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी जन जन तक मनोरंजन, शिक्षा और सूचना उसका प्रसार करता है। आकाशवाणी की महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल कौर ने कहा कि रेडियो मनोरंजन के साथ साथ सीखने का सबसे अच्छा माध्यम है। मैं विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन करती हूँ। लगभग 9 दशकों से आपका अपना आकाशवाणी सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के माध्यम से पूरे देश के श्रोताओं तक पहुँचता आ रहा है। भारत की समृद्ध संस्कृति का संवाहक होने के साथ साथ आम जीवन का शायद ही कोई ऐसा पहलू हो जिसे आकाशवाणी ने न छुआ हो। आकाशवाणी और श्रोताओं का यह सुमधुर संबंध ऐसा ही बना रहे, पल्लवित होता रहे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आकाशवाणी समाचार के साथ रेडियो के कुछ नियमित श्रोताओं ने अपने अनुभव साझा किए। दूर दराज इलाकों में रेडियो सबसे सुलभ और सस्ता है। रेडियो से नेता लोगों का भाषण भी सुन लेते हैं। राष्ट्रपति का भाषण हुआ, प्रधानमंत्री का भाषण हुआ, स्वास्थ्य संबंधी भी समाचार मिलता है, शिक्षा संबंधी मिलता है, सुबह में रामायण का पाठ होता है, आध्यात्मिक संबंधी भी बहुत जानकारी मिल जाता है। कभी कभी लोकगीत 12 बजे सुन लेते हैं। हरिलाल साहब, हम बचपने से सर सुने थे। हम सब समाचार 7:30 बजे का न्यूज, 9 बजे का न्यूज हम सब ना सुने थे 12 महीना। मैं विजय सिंह, अररिया जिले का निवासी। आज भी रेडियो जनोपयोगी का सबसे सस्ता, सुलभ और जन जन का माध्यम है। रेडियो की विश्वसनीयता और लोकप्रियता श्रोताओं से और भी मजबूत होती है। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए अभी भी वरदान है। पछुआ हवा के प्रभाव से प्रदेश के मौसम में एक बार फिर बदलाव हुआ है। औसत न्यूनतम तापमान में गिरावट आने से ठंड बढ़ी है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 2 दिनों के दौरान राज्य के अधिकतर हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की और गिरावट आ सकती है। अगले 48 घंटों में राज्य के अधिकांश भागों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट होने की संभावना है। तत्पश्चात अगले 2 दिनों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने का पूर्वानुमान है। अगले 3-4 दिनों में राज्य के अधिकांश स्थानों पर अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने का पूर्वानुमान है। आज शब-ए बारात है। इस्लामी कैलेंडर के 8वें महीने शाबान की 15 तारीख को शब-ए बारात पर मनाया जाता है। इस अवसर पर लोग विशेष इबादत करते हैं। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शब-ए बारात पर लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। थाईलैंड में आयोजित एशियन रोड एंड पैरा साइकिलिंग प्रतियोगिता में दरभंगा के मोहम्मद जलालुद्दीन अंसारी ने कांस्य पदक जीता है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संसद की संयुक्त समिति की रिपोर्ट आज राज्यसभा और लोकसभा में पेश की गई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने लोकसभा में नया आयकर विधेयक 2025 पेश किया। विधेयक का उद्देश्य आयकर कानून को सरल बनाना है। राज्य सरकार ने ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत 37 जिलों में 11,251 पदों के रखरखाव और प्रबंधन को स्वीकृति दी। और आज विश्व रेडियो दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर लोगों को दी शुभकामनाएं। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।